हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज़ का 16th नंबर का वीडियो है। इस वीडियो में हम 2D अरे को फॉर लूप और फॉर ईच लूप से इटरेट करना सीखेंगे। इस कंसेप्ट की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए अरे पर बने इसी वीडियो सीरीज़ के वीडियो नंबर 13, 14 और 15 भी आप अवश्य देखें। सबसे पहले हम फॉर ईच लूप को यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो फॉर ईच लूप का जो सिंटेक्स है वह है फॉर एलिमेंट टाइप फॉलोड बाय वेरिएबल नेम, देन कॉलन और कॉलन के बाद में कलेक्शन नेम, देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट हमें लिखना है हम वह लिखेंगे। अब हम एक जावा प्रोग्राम बनाएंगे। इस प्रोग्राम में हम एक इंटीजर टाइप का 2D अरे बनाएंगे, फिर यूज़र से इंटीजर नंबर इनपुट लेकर इस 2D अरे के अंदर स्टोर करेंगे। फिर 2D अरे में स्टोर किए हुए नंबर को फॉर लूप से और उसके बाद में फॉर ईच लूप से प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले आप demo.java एक सोर्स फाइल बनाएं और इस सोर्स फाइल में सबसे पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के लिए लिखें import java.util.scanner। देन क्लास डिक्लेयर करें, उसके लिए लिखें क्लास डेमो क्लास के अंदर मेन मेथड डिफाइन करें। उसके बाद में मेन मेथड के अंदर सबसे पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखें स्कैनर sc इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद में 2D अरे क्रिएट करें, उसके लिए लिखें इंट कॉल स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल न्यू इंट फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 2 और सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में 2। यहाँ पे हमने इस तरह से 2 by 2 का एक 2D अरे क्रिएट किया हुआ है। जब हम 2D अरे इस तरह से क्रिएट करते हैं तो हीप एरिया के अंदर एक मेमोरी एलोकेट होगी और यह जो मेमोरी एलोकेट हुई है इस 2D अरे के लिए यह दो 1D अरेज के रेफरेंस वैल्यू को स्टोर कर सकती है। अब यह जो मेमोरी एलोकेट हुई यह कॉल वेरिएबल से रेफर होने लगेगी। इसके बाद में यहाँ पर दो 1D अरे भी क्रिएट होंगे और उनका साइज भी यहाँ पे 2 रहेगा। वह इसीलिए क्योंकि सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2। तो यह जो दो 1D अरे क्रिएट हुए वह भी दो साइज के क्रिएट हुए। अब फर्स्ट 1D अरे की जो रेफरेंस वैल्यू है वह यहाँ पर 0 इंडेक्स में स्टोर हो जाएगी और जो सेकेंड 1D अरे की मेमोरी यहाँ पे एलोकेट हुई है वह 1 इंडेक्स पर स्टोर हो जाएगी। इस तरह से यह 2D अरे इन दोनों 1D अरे को रेफर करने लग जाएगा। नेक्स्ट, अब हम इस 2D अरे के अंदर एलिमेंट स्टोर करने के लिए फॉर लूप लिखें। सिंस यह 2D अरे है इसलिए हमें दो फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। तो पहले आउटर फॉर लूप के लिए लिखें फॉर इंट i इक्वल 0 i लेस देन कॉल डॉट लेंथ i प्लस प्लस। यहाँ पे हमने कंडीशन में लिखा हुआ है i लेस देन कॉल डॉट लेंथ। यह कॉल डॉट लेंथ है, इसकी वैल्यू इस प्रोग्राम में 2 होगी क्योंकि हमने 2D क्रिएट करते समय फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 2 दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि कॉल डॉट लेंथ जो है यहाँ पे कितने 1D अरे इस 2D अरे में स्टोर होंगे वह है। फिर नेस्टेड फॉर लूप लिखें, उसके लिए लिखें फॉर इंट j इक्वल 0 j लेस देन कॉल i डॉट लेंथ j प्लस प्लस। नेस्टेड लूप में यहाँ पे हमने जो कंडीशन दी है वह है कॉल i डॉट लेंथ। कॉल i डॉट लेंथ की जो वैल्यू होगी वह वही होगी जो 2D अरे के सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है। मतलब हमारे इस प्रोग्राम में यह भी 2 है। यह जो 2 है इसका मतलब यहाँ पे जो 1D अरे क्रिएट होंगे उनकी लेंथ होगी। इसके बाद में नेस्टेड लूप के अंदर लिखें कॉल ij इक्वल sc डॉट नेक्स्ट इंट। यह नेक्स्ट इंट मेथड एक नंबर रीड करके कॉल के i और j इंडेक्स पे स्टोर करेगा। इस तरीके से हम फॉर लूप का यूज करके 2D अरे के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एलिमेंट को शो करवाने के लिए हम फिर से इन्हीं जनरल फॉर लूप का यूज करेंगे। तो लूप हम ठीक उसी तरीके से लिखेंगे जैसे हमने इसके पहले एलिमेंट को स्टोर करवाने के लिए लिखा हुआ है। तो लिखें फॉर इंट i इक्वल 0 i लेस देन कॉल डॉट लेंथ i प्लस प्लस। नेस्टेड लूप फॉर इंट j इक्वल 0 j लेस देन कॉल i डॉट लेंथ j प्लस प्लस। फिर नेस्टेड लूप के अंदर लिखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कॉल i j।
यहाँ पे हमने system.out.print में लिखा हुआ है कॉल ij, मतलब यहाँ पर यह मेथड कॉल के i और j इंडेक्स की वैल्यू को 1 by 1 प्रिंट करवाते जाएगी। उसके बाद में नेस्टेड लूप के बाहर हमने लिखा हुआ है system.out.println। यह हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम चाहते हैं कि हर रो के जो एलिमेंट्स है वह नई लाइन पे प्रिंट हो। अब इस प्रोग्राम को जब हम जावा सी कमांड देके कंपाइल करेंगे और जावा कमांड देके रन करेंगे तो सपोज हमने इनपुट जो प्रोवाइड किए वह है 11, 22, 33, 44, तो आउटपुट में आपको जो गिवन नंबर्स है वह इस तरीके से मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने इन जनरल लूप का यूज़ किया हुआ है सो दैट हम 2D एरे के एलिमेंट को प्रिंट करवा सके। यही प्रिंट करवाने का काम जो है हम फॉर ईच लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आगे हम फॉर ईच लूप के थ्रू कैसे 2D एरे के एलिमेंट शो करवाएंगे वह देखें। उसके लिए आपको लिखना होगा फॉर इंट सी स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन कॉल। यहाँ पे हमने यह फॉर ईच लूप लिखा हुआ है। फॉर ईच लूप का जो सिंटेक्स होता है उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, फॉर एलिमेंट टाइप कॉलन एंड देन कलेक्शन नेम। तो यहाँ पे कॉलन के बाद हम कलेक्शन नेम लिखते हैं। सिंस हम 2D एरे को इटरेट करना चाहते हैं और हमने 2D एरे का जो नाम दिया है वह कॉल है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कॉल। उसके बाद में कॉलन के पहले हम लिखते हैं एलिमेंट टाइप। यहाँ पे कॉल जो है वो 2D एरे है और 2D एरे के जो एलिमेंट टाइप होते हैं वह होते हैं 1D एरे, इसीलिए कॉलन के पहले यहाँ पे हमने 1D एरे डिक्लेयर किया हुआ है और उसके लिए हमने लिखा इंट सी स्क्वायर ब्रैकेट। अब नेस्टेड लूप हम लिखेंगे। नेस्टेड लूप हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ फर्स्ट लूप में जो यह 1D एरे है इसके एलिमेंट को हमें इटरेट करना है, तो उसके लिए हमने लिखा फॉर इंट ई कॉलन सी। सी जो है वह 1D एरे है, तो 1D एरे के एलिमेंट को हमें ट्रैवर्स करना है यहाँ पर। तो कॉलन के पहले हमने 1D एरे के एलिमेंट के लिए इंट ई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। फिर नेस्टेड लूप के अंदर हमने लिखा system.out.print और ई के अंदर जो एलिमेंट है वह प्रिंट करवाया। फिर नेस्टेड लूप के बाहर हमने लिखा system.out.println सो दैट नई रो के एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए हम नई लाइन पे जा सकें। अब इस फॉर ईच लूप की वर्किंग को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। तो सबसे पहले क्या होगा, जब आउटर फॉर लूप चलेगा तो यह जो कॉल है वो है 2D एरे जिसके अंदर 1D एरे है। तो कॉल का 1D एरे, पहला 1D एरे C से रेफर होने लग जाएगा। यानी यूँ कह सकते हैं कि कॉल जो 2D एरे है उसका 1D एरे सबसे पहले C से रेफर होने लगा। फिर नेस्टेड लूप चलेगा, C अभी इस समय पहले 1D एरे को रेफर कर रहा है, तो यहाँ पर पहले 1D एरे का पहला एलिमेंट ई में स्टोर होगा जिसको हमने प्रिंट करवा दिया। फिर ऑटोमेटिकली इस पहले 1D एरे जो C से रेफर हो रहा है उसका दूसरा एलिमेंट ई में स्टोर होगा जिसको हमने प्रिंट करवा दिया। इस तरह से जब तक इस 1D एरे में जो C से रेफर हो रहा है एलिमेंट मिलते रहेंगे, ई में स्टोर होते रहेंगे, जिसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाते जा रहे हैं। फिर नेस्टेड लूप कंप्लीट हो जाएगा, कंट्रोल जो है वो नई लाइन पे चला जाएगा। फिर ऑटोमेटिकली इस कॉल जो कि 2D एरे है उसका दूसरा 1D एरे C से रेफर होने लग जाएगा। अब नेस्टेड लूप चलेगा। अब यहाँ पे C जो है वह कॉल के दूसरे 1D एरे को रेफर करने लगा है, तो दूसरे 1D एरे का पहला एलिमेंट इस ई वेरिएबल में स्टोर होगा जिसको हमने प्रिंट करवाया। फिर ऑटोमेटिकली इस दूसरे 1D एरे का दूसरा एलिमेंट ई में स्टोर होगा और फिर उसको हमने प्रिंट करवा लिया। इस तरीके से 1 by 1 जो एलिमेंट है वह ई में स्टोर होते चले जाएंगे और हम उसको प्रिंट करवाते चले जाएंगे। जैसे ही इस 1D एरे के एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो यह लूप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में यदि मान के चलें कि कॉल में भी कोई भी 1D एरे अब रेफर करने के लिए नहीं बचा है तो आउटर लूप भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम फॉर ईच लूप का यूज़ करके 2D एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर सकते हैं या यूँ कहें कि इटरेट कर सकते हैं। जब इस प्रोग्राम को हम जावा सी कमांड देके कंपाइल करेंगे और जावा कमांड देके रन करेंगे और सपोज हमने इनपुट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 11, 22, 33 और 44, तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा 11, 22, 33 और 44। इस वीडियो में हमने यह सीखा कि यदि हमें 2D एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना या इटरेट करना है यूजिंग नॉर्मल लूप या फिर यूजिंग फॉर ईच लूप तो कैसे कर सकते हैं।
कोर जावा के अन्य टॉपिक्स को समझने के लिए आप इस वीडियो सीरीज़ के अन्य वीडियोस को भी देखें, और यदि कोर जावा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास में है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।